बचपन से ही स्कूल में पढ़ते आए हैं, कभी इंडियाज रिचेस्ट पर्सन तो कभी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। और इस लिस्ट में कुछ 10-20 लोगों के नाम होते हैं जो ऊपर नीचे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन आज जब गैंगस्टर, माफिया और डॉन्स के इनकम को देखता हूँ तो लगता है कि बड़े बड़े बिजनेस की कमाई भी इन लोगों के आगे कुछ भी नहीं है। आप याद कीजिए ना, जब अतीक अहमद के मौत के बाद राज खुला तो पता चला कि उसके पास चुनावी हलफनामे से करीब 400 गुना ज़्यादा, करीब 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। मुख्तार अंसारी की भी लगभग 600 करोड़ रुपए की संपत्ति तो बहुत पहले ही जब्त की जा चुकी है। अब यहाँ एक बात सोचिए कि जब लोकल बाहुबली और माफिया के पास इतना पैसा है, जिसमें 10 बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी हो जाए और हजारों लोगों को रोजगार मिल जाए, तो उस दाऊद इब्राहिम के पास कितना पैसा होगा, जिसके लिए लोग तो कमेंट करते हैं कि अरे लॉरेंस बिश्नोई तो उसके आगे दूध पीता बच्चा है। दाऊद नहीं, दाऊद भाई कहो। क्या जो लोग ऐसे डॉन और गैंगस्टर को सपोर्ट करते हैं कमेंट में, वो इसी रईसी से खुश हैं, इनके इतने दौलत से खुश हैं? खैर जो भी हो, बाकी यहाँ अगर आप सुन लेंगे ना कि एक अकेला दाऊद इब्राहिम के पास कितना पैसा है तो आपके होश उड़ जाएंगे। अकेले रतन टाटा जी के पास जितनी संपत्ति है ना आज की तारीख में, उससे करीब 10-20 गुना ज़्यादा पैसा दाऊद इब्राहिम के पास है। अब मैं यहाँ एक अपराधी को रिस्पेक्टफुल बिजनेसमैन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ व्यापारी होते हैं जो दिन रात मेहनत करके इस मुकाम पर पहुँचते हैं, और दूसरे तरफ इन्हीं व्यापारियों को लूट खसूट के ये लोग करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति और खरबपति बन रहे हैं। डॉन वर्सेस डॉन सीरीज में मैंने आपको दाऊद के बारे में बताया था कि उसके बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे देश में फैले हुए हैं। आज आप देखिए डिटेल में कि वो धंधे कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ दाऊद की कितनी संपत्ति है, और कैसे दाऊद इब्राहिम पाब्लो एस्कोबार को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर ज़्यादा डॉन बन गया है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम का गैर कानूनी कारोबार न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ है। 1980 और 1990 के दशक में मुंबई की गलियों से उठकर दाऊद ने अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाई। शुरुआती दौर में तस्करी और चोरी जैसे छोटे मोटे अपराधों से लेकर वेश्यावृत्ति, जुआ और ड्रग्स जैसे बड़े धंधों में उतर आया ये। इन धंधों से उसने अरबों रुपए का काला कारोबार किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया में वो एक बड़ा नाम बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के पास इस अपराध साम्राज्य को चलाने में उसकी पत्नी महजबीन और भाई अनीस इब्राहिम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों मिलकर इस काले कारोबार का संचालन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जबकि दाऊद इब्राहिम खुद अक्सर पर्दे के पीछे रहकर प्लानिंग करता है। 2023 में जब दाऊद के मौत की अफवाह उड़ने लगी तो उसके बहन हसीना पारकर के बेटे ने एनआईए के पूछताछ में बताया कि दाऊद कराची में रहता है और उसने दूसरी शादी भी की है। इस खुलासे के बाद फिर से दाऊद की संपत्तियों और व्यापार को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि आखिर भारत का गद्दार जो इंटरनेशनल डॉन बन बैठा है, उसके पास कितनी संपत्ति है। तो देखिए, लोगों के नामी बेनामी संपत्ति का लिस्ट निकालने वाले फोर्ब्स की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉन दाऊद इब्राहिम की कुल संपत्ति जो है वो करीब 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी भारतीय मूल्यों में मैं आपको बताऊं तो लगभग 55,000 करोड़ रुपए वो आंकी गई है। मतलब समझ रहे हैं आप, भारत के सबसे अमीर 25 लोगों के लिस्ट में भी दाऊद इब्राहिम कईयों से ऊपर होगा। खुद रतन टाटा जी का अगर आप नेटवर्थ चेक करेंगे ना तो वो 3800 करोड़ रुपए दिखाई देगा कि 2024 का अगर आप उनका नेटवर्थ देखें तो 3800 करोड़ रुपए जो उनका खुद का पर्सनल है, डोनेशन और उनके कंपनीज वगैरह जो भी चीज़ है उनको हटा के उनका पर्सनल नेटवर्थ जो है 3800 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई देगा। और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को देख लीजिए, 2015 में ही उसके पास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। तो ज़रा सोचिए कि 2015 में जब उसके पास रतन टाटा जी से कई गुना ज़्यादा संपत्ति थी, तो अब 8-9 साल बाद ये आंकड़ा कहाँ गया होगा।
अब देखिए, एक चीज़ तो यहाँ हम सभी को क्लियर है कि दाऊद ने इतनी संपत्ति जो है कोई अच्छे काम करके जुटाई नहीं है, बल्कि दुनिया भर के जितने भी गलत धंधे हैं सब में घुसकर काली कमाई है उसकी। तो सवाल ये है कि अगर ये उसकी काली कमाई है तो इस पर कब्जा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आइए अब इस बात को भी समझते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद के पास पाकिस्तान के कराची में 3 आलीशान घर है। कहा जाता है कि वो कराची के D13 ब्लॉक 4 क्लिंटन इलाके स्थित एक 6000 वर्ग गज में फैले महलनुमा बंगले में रहता है। ये इलाका जो है वो नो ट्राइपास जोन के तहत आता है, जिसका मतलब है कि वहाँ आम लोगों की एंट्री नहीं है। पाकिस्तान के ही जो सिविलियंस है वो इस इलाके में नहीं जाते हैं। ये पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा सिक्योर इलाका है। मतलब ये क्षेत्र इतना सुरक्षित है कि दाऊद वहाँ किसी भी बाहरी खतरे के बिना डर के वहाँ रहता है। एक तरह से उसका सुरक्षा घेरा है और वहाँ वो खुद को महफूज महसूस करता है पाकिस्तान। और ये तो बात हुई पाकिस्तान की, लेकिन दाऊद का कारोबार सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भारत का गद्दार है, भारत में बहुत गलत काम करके, भारत के साथ धोखा करके वो दुश्मन देश पाकिस्तान में बैठा है और वहीं छुपा है। उसकी पकड़ जो है वो भारत के साथ साथ पाकिस्तान में तो है ही, उसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, UAE और साउथ अफ्रीका जैसे देशों तक उसका जो आतंक है और एक तरह से उसके काला साम्राज्य जो उसके जुर्म के जड़े हैं, जो वो इन सभी देशों में फैले हुए हैं। उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो है वो फेक इंडियन करेंसी के कारोबार से आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब देश में नोटबंदी हुआ था ना, तो दाऊद इब्राहिम को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी अवैध गतिविधियां जो है वो जारी है। इसके अलावा दाऊद का हीरे का भी अवैध व्यापार चलता है। दक्षिण अफ्रीका से निकले हुए हीरे भारत में कटाई और पॉलिश के लिए आते हैं और दुबई में भी उनका काला धंधा चलता है। हालांकि कहते हैं कि अब इस धंधे को उसने दुबई में बंद कर दिया है, जो छोटा शकील देख रहा था, लेकिन वो अब भी भारत में अपना जो अपराध सिंडिकेट है वो ऑपरेट करता है। उसके तहत बहुत सारे काले धंधे वो आज भी करता है, जिसमें उसके करीबी कई लोग शामिल हैं। छोटा शकील हुए, उसका भाई अनीस इब्राहिम, ये सभी चीज़ ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे ही या भारत से कहीं दूर बैठे बैठे। इसके अलावा भी दाऊद की कुछ संपत्ति भारत में थी, जिसमें कुछ होटल थे, कुछ ज़मीन थे और कुछ उसके एसेट्स भी थे, जिसे सीज भी कर लिया गया। लेकिन दुनिया भर में ऐसे 50 देश मौजूद है जहां दाऊद का आज भी कई संपत्ति है, वो वहां जाता है और वहाँ उसका धंधा भी चलता है। कई देश के नाम आपने ऊपर सुने भी, और भी कई देश है, सबका नाम तो यहाँ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे इन सभी चीज़ों के अलावा दाऊद एक और लिस्ट में टॉप पर है। आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे अमीर गैंगस्टरों की जो लिस्ट है ना, उसमें भारत का ये कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जो है उसका नाम तीसरे नंबर पर आता है। पहला नाम है पाब्लो एस्कोबार का, जो कोलंबिया के सबसे खतरनाक ड्रग तस्करों में से एक था। इसको आप दुनिया का सबसे खतरनाक डॉन भी कह सकते हैं। कई हजारों हजार लोगों की जान इसने ली है, इसके वजह से गई है। पाब्लो एस्कोबार के पास कहते हैं कि अरबों डॉलर की संपत्ति थी, यानी हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति। लेकिन वो 1993 में ही मारा गया था एक ऑपरेशन के तहत। वही इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर नाम है वो अमाडो कैरिलो फैंटस का है, जो लॉर्ड ऑफ द स्काइज के नाम से भी जाना जाता था। वो मैक्सिकन ड्रग तस्करी का सरगना था, जिसके पास भी अरबों की दौलत थी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी अब जीवित नहीं है, मर चुका है। इसलिए अगर आज के समय की बात करें तो दाऊद इब्राहिम ही एक ऐसा जिंदा डॉन है जिसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। उसकी धन दौलत और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क उसे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में कुख्यात बनाती है। उसके आपराधिक साम्राज्य ने उसे एक वैश्विक अपराधी का दर्जा दिलाया है। हालांकि ऐसी संपत्ति होने से कोई फायदा नहीं है, जिसने उसे अपने देश का गद्दार बना दिया। वो भले ही अब तक पाब्लो जैसे मारा नहीं गया, लेकिन हर दिन पाकिस्तान में मौत के साए में वो जीता है कि कहीं कोई भारतीय जासूस या कोई भारतीय एजेंट उसकी जान न ले ले। ऐसे कई बार कोशिशें भी हुई है। एक बार तो दाऊद इब्राहिम कहते हैं कि इतना डर गया क्योंकि उसे मस्जिद के बाहर मारने की तैयारी थी।
उसके बाद तो कहते हैं डर के मारे वो कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला, उस मस्जिद में भी नहीं गया वो जहाँ वो रोज़ नमाज़ पढ़ने जाया करता था। तो बाकी आपको कैसी लगी आज की ये कहानी, जिसमें हमने आज दाऊद के नेटवर्थ की बात की कि उसके पास ये काली कमाई करके लोगों को मार के पीट के और एक तरह से कहें जुर्म का साम्राज्य फैलाकर उसके पास इतना पैसा है। क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा था, या जब कभी भी आप ऐसा सुनते हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए इन एक तरह से कहें तो गद्दार लोग जो अपराधी है, गैंगस्टर है, डॉन है, इनके पास इतने पैसे होते हैं, तो आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं फिर भी अभी भी यही कहूँगा कि ऐसे पैसों के होने से ना होना अच्छा है जो आपको देश का गद्दार बना दे। वैसे पैसों का तो कोई मतलब ही नहीं, वैसे अमीरी का भी कोई मतलब नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिए, इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपको मिलता रहूँगा क्राइम की ऐसी ही किसी और कहानी के साथ किसी और सफ़र में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।